नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्न को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न एक से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 2809 का संबंध यहाँ पर 53 से है, उसी प्रकार 1524 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। हालांकि एसएससी ने मना किया है उनके क्वेश्चंस को शेयर करना, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर रिस्क लेके बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो पे कॉपीराइट आ जाए या फिर ये वीडियो उड़ भी जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आप भी समझ सको कि एडुकेटिव पैटर्न पे प्रश्न कैसे आ रहे हैं। ठीक है, उसका पैटर्न क्या है, क्योंकि उससे पहले टीसीएस था तो टीसीएस का पैटर्न आपको पता है, लेकिन एडुकेटी का नहीं पता है। हालांकि प्रश्न सरल आले हैं तो मैं आपको यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर 2809 और यहाँ पर 53 है तो इनका आपस में संबंध क्या है। फिर उसी प्रकार हम यहाँ पर 1524 के साथ संबंध बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये जो 53 है ये कैसे लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर दाई ओर है तो हम कोशिश करेंगे कि दाई वाली संख्या कैसे लिखे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का संबंध है, तो ऐसे में आपको पता है कि यहाँ पर लॉजिक कौन सा होगा, या तो वर्ग या घन या फिर डिजिट योग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम देखेंगे जैसे 2809 को देखेंगे सीधा सीधा तो ये क्या है, तो आपको होगा ये 53 का वर्ग हमें दिख रहा है। अब 53 का वर्ग कैसे दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये 50 से कितना जाता है, 3 ज़्यादा है, यानी कि 3 3 9 मतलब 09। उसके बाद 25 में 3 को जोड़ेंगे तो 2809, ये ट्रिक है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्या है, इसका वर्ग है 2809। अब यहाँ पर अगर लॉजिक हमें वर्ग वाली दिख रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी वर्ग वाली लॉजिक होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर किस संख्या को रखेंगे, यहाँ पर वर्ग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1524 किसका वर्ग है, तो 1524 किसी का भी वर्ग नहीं है। ठीक है, 1524 किसी का भी वर्ग नहीं है और किसी का वर्ग होता भी नहीं है। ठीक है, अगर ये किसी का वर्ग नहीं है इसका मतलब ये कि ये वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग घन नहीं है तो यहाँ पर हम डिजिट योग करेंगे। ठीक है, तो डिजिट योग देखिए, जैसे यहाँ पर डिजिट योग में क्या करेंगे, 2809 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और 8 कितने हो जाएंगे, 10। 10 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 और 10 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 19 हो रहे हैं। अब यहाँ पर कितना हमारे पास डिजिट योग कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 19 हुआ है और यहाँ पर कितना है, 53 हुआ है। यहाँ पर कितना है, 53 है। अब 19 से अगर हमें 53 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। यानी 19 को अगर हम यहाँ पर क्या करें, 3 गुना कर दें, 19 को अगर हम यहाँ पर 3 गुना कर दें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गया 19 3 57 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो 19 3 57 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना लिखा है, 53 लिखा। यानी अगर हमें 53 बनाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। ठीक है, अब 53 यहाँ पर लिखा है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 1524 से यहाँ पर संख्या को बताएंगे सेम तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट योग करेंगे तो यहाँ पर 1 और 5 कितना होते हैं, 6। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। 8 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब यहाँ पर सभी का योग कितना हुआ, 12 हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर डिजिट योग करके क्या करा था, 3 गुना किया था, तो सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 गुना ही करेंगे। अब 12 तिरिया कितना होते तो आपको पता है, 12 तिरिया 36 होते हैं। अब जैसे हमने क्या करा था, 3 गुना करके 4 माइनस किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 4 माइनस ही करेंगे। तो 4 माइनस करेंगे 36 में तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। यानी ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 32 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना था और ये प्रश्न हमारा एसएससी 2025 का ही प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उपमा को ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न भी हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का ही फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। अब ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, उपमा को ज्ञात कीजिए। तो ये नए पैटर्न का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम सबसे पहले जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है तो हम कोशिश करेंगे कि इन लेटरों से ये लेटर कैसे लिखा है, फिर हम उसी प्रकार यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो हर किसी प्रश्नों को आप खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न लिया हूँ सभी की सभी नए पैटर्न पे प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हालांकि मैं पहले भी नए पैटर्न पे ही ले रहा था, लेकिन वहाँ पर मैं आपको डेट डाल के नहीं बता रहा था कि ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए अभी कि मैं आपको यहाँ पर जितने भी प्रश्न करवाता हूँ सभी की सभी लेटेस्ट है, यानी कि नए पैटर्न पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए,
सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एक लेटर को देखेंगे। जैसे यहाँ पर एल से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लाइट है, ठीक है, इनका संबंध इन लेटरों से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक लेटर को इधर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, एल से एम, अगर हम एल से एम को देखें तो एक प्लस, फिर आई से जे को देखें तो यहाँ पर भी एक प्लस, जी से जी को देखें तो ये वैसा की वैसा लिखा है, ठीक है। फिर एच से एस को देखेंगे तो ये भी वैसा की वैसा लिखा है। यानी कि हमें यहाँ पर लॉजिक क्या दिख रहा है, देखिए, जैसे अगर हम एल से एम को देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक प्लस दिख रहा है एबीसीडी में, फिर आई से जे को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें एबीसीडी में एक प्लस दिख रहा है। अब यहाँ पर जी से देखिए, मैं कलर कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर इन लेटर को देखूँ तीसरे नंबर वाले को, तो जी का जी ही लिखा और एच का एच ही लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर टी का देखते हैं हम, अगर हम टी से क्या करेंगे, अगर डब्ल्यू को देखें तो टी डब्ल्यू, ठीक है, टी डब्ल्यू मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, टी से डब्ल्यू मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ +3। तो लॉजिक क्या मिल रहा है कि पहले दो में एक एक प्लस हुआ, फिर बाकी वाले दो को वैसा ही लिखा और लास्ट में 3 प्लस किया है। तो वैसा की वैसा हम यहाँ पर भी करते हैं, ठीक है, हेवी के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो एच के बाद क्या आता है, आई आता है, क्या आता है, आई। और ई में भी क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो यहाँ पर भी +1 करेंगे। वैसे आई हमारे पास एक ही ऑप्शन में है तो ये हम लगा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सेम बता रहा हूँ। तो ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। उसके बाद हमें दो लेटरों को वैसा की वैसा लिखना है, जैसे ए भी वैसा आ जाएगा, यहाँ पर ए को लिखते हैं। उसके बाद वी भी वैसा आ जाएगा, तो यहाँ पर वी को भी लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, इस लॉजिक के हिसाब से 3 प्लस करना है। तो वाई में जब हम 3 को प्लस कर देंगे तो आपको पता है वाई जेड ए बी, मतलब यहाँ पर बी आ जाएगा वापस से। तो ये वाला ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, तो आपको पता है सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर लॉजिक क्या है, कितना प्लस हुआ, कितना माइनस हुआ या फिर विपरीत हुआ, ये चीज़ें पता करके आपको यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया, ये तीनों प्रश्न हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, और एनालॉजी सबसे ज़्यादा अभी इस वाले पैटर्न में पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब एनालॉजी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी नए वाले एडीक्यूटी में। तो यहाँ पर ये भी एनालॉजी का ही प्रश्न, शब्द एनालॉजी का। जैसे सबसे पहला प्रश्न जो था वो नंबर एनालॉजी था, उसके बाद ये हमारा दूसरा प्रश्न था जो हमारा लेटर एनालॉजी का था, और ये हमारा जो तीसरा प्रश्न ये शब्द एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दो शब्दों के बीच एक विशिष्ट संबंध दिया गया है। उस शब्द की पहचान कीजिए जो दिए गए युग्म के साथ समान संबंध साधा करता है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर 6/8/2025 के 3rd शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जिस प्रकार रूपक भाषा से संबंध है, उसी प्रकार एल्गोरिदम किससे संबंध होगा ये आपको बताना। तो सोचिए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से रूपक से यहाँ पर क्या है, भाषा है, मतलब रूपक क्या है, सबसे पहले आपको रूपक क्या है ये पता होना चाहिए। तो रूपक एक अलंकार है, ठीक है, जो कि भाषाओं का ही उत्पत्ति है, मतलब रूपक एक अलंकार है। मतलब उसी प्रकार जो एल्गोरिदम है ये क्या है, तो ये आपको पता होना, जैसे यहाँ पर यूट्यूब या कोई सोशल मीडिया है उस पर एल्गोरिदम काम करता है, ठीक है। तो एल्गोरिदम एक क्या है, एक कंप्यूटर है का, तो नहीं, एल्गोरिदम एक कंप्यूटर नहीं है, एक प्रक्रिया भी नहीं है। हालांकि आप प्रक्रिया सोचा होगा या अपना प्रक्रिया लगाया भी होगा, लेकिन एल्गोरिदम एक प्रक्रिया नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर अंकशास्त्र था, अंकशास्त्र भी एल्गोरिदम नहीं है। एल्गोरिदम एक अनुदेश है, क्या है, अनुदेश है। तो अनुदेश का मतलब क्या होता है कि मतलब चरण में मतलब समझना है कि जैसे मैं क्या बताऊं आपको कि जैसे कोई चीज़ कहीं चल रही है तो उसे हम समझते हैं कि इसके साथ कैसा क्या व्यवहार है, इनके साथ किस प्रकार का जो भी है उसे हम समझते हैं, उसे अनुदेश कहते हैं, ठीक है। तो ये चरणों का चरण है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला हो जाएगा, डी वाला सही जवाब होगा कि एल्गोरिदम का संबंध अनुदेश से होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए बाकी मैंने एसएससी 2026 के लिए, एसएससी 2026 यानी कि एसएससी की अब जितनी भी एग्जाम होगी उस नए पैटर्न पे मैंने मैराथन के लिए तैयार कर लिया हूँ। तो मैराथन आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, तो वो मैराथन आप देखना कभी भी ना भूलें, ठीक है। हालांकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वहाँ पर मैं लगभग आपको 200 से भी ज़्यादा, मतलब 250 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, और वहाँ पर पूरे की पूरे प्रश्न नए पैटर्न के, ठीक है।
तो जो एसएससी 2026 यानी कि जैसे अभी दिल्ली पुलिस की एग्जाम है, ड्राइवर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो भी एग्जाम है, ठीक है, उसके अलावा जो एसएससी जीडी हो स्पेशली, उसके बाद वापस से जो एमटीएस होने वाली या सीएचएसएल होगी 2026 की, उसके हिसाब से, उस पैटर्न के हिसाब से मैंने वहाँ पर क्वेश्चंस लिया हूँ। तो उस मैराथन को जरूर देखना, ठीक है, लगभग 4 से 6 घंटे की है, तो उसे जरूर देखना। मैं आपको कम से कम 1 से 2 दिन में, कल या आपको परसों मिल जाएगी, ठीक है। तो वो मैराथन देखना कभी भी ना भूले। याद रखना क्या देखोगे, मैराथन। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि हाँ हम जरूर मैराथन देखें, तो थोड़ा सा मुझे कमेंट कर देना कि हम मैराथन के लिए वेट करेंगे। प्लीज़ मुझे इतना कमेंट कर दो कि हम मैराथन के लिए वेट करेंगे। इस कमेंट को कर दो तो मैं यहाँ पर समझ जाऊँगा कि आप वेट कर रहे हो, ठीक है। तो मैराथन के लिए वेट करेंगे, ये मुझे कमेंट कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको 1 या 2 दिन में मैराथन दे दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 2 दिन में आपको मैराथन मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये श्रृंखला का प्रश्न है, आसान है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, या तो हम 2 गुना करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन 2 गुना का पैटर्न यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर 6 से 11 को देखते हैं तो कितने का अंतर है, तो आपको यहाँ पर +5 हुआ है, कितना +5। फिर 11 से 21 को देखेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर, तो यहाँ पर +10 किया है। फिर 21 से 36 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 15 का अंतर। वैसे आपने सोल्व किया होगा, मैंने इतनी बात की, उसके साथ आपको सोल्व करना चाहिए। फिर यहाँ पर 36 से 56 को देखेंगे तो यहाँ पर +20 का है, ठीक है, यानी कि +20 किया है। तो पैटर्न देखिए, 5 + 10 + 15 + 20 प्लस, यानी अगली संख्या बताने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से 25 प्लस करना होगा। तो 56 में जब हम 25 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 5 6 कितने होते हैं, 5 6 11, 11 का 1, हासिल का 1, और 5 और 2 कितने होंगे, 7, 7 में 1 को जोड़ेंगे तो 8, मतलब 25 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखिए 81 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया, ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है। प्रश्न करा कि श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, मतलब ये भी हमारा एसएससी का ही प्रश्न है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज में यहाँ पर लुप्त है, तो यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बता रखा कि लेटर सीरीज में भी आपको क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है। एक लेटर के एक बार देखोगे तो आपको यहाँ पर आसानी से पैटर्न दिखेगा। कैसे देखिए, जैसे एक एक को देखेंगे, एस के बाद क्या करेंगे, टी को देंगे तो ST, टी के बाद यू को देंगे तो STU, तो अगला क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर तो ABCD का पैटर्न चल रहा है, इसका मतलब है कि STUV, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, ठीक है। और V अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल C में दिया है, तो ये वाला लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन V के बाद क्या आना चाहिए, W, तो यहाँ पर W, मतलब यहाँ पर W आना चाहिए, तो W दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे को देखेंगे, दूसरा क्या है, तो यहाँ पर C के बाद क्या है, E, मतलब 2 प्लस, E के बाद क्या है, G है तो 2 प्लस, और G के बाद अगला 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I, और I में 2 प्लस करेंगे तो K हो जाएगा, तो K यहाँ पर है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, D के बाद यहाँ पर F है, मतलब 2 प्लस, F के बाद H है, मतलब 2 प्लस, H के बाद अगला लाने के लिए 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर J हो जाएगा, और J में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर L दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, VIJ पहले बताया था कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा हमें, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से विषम को पहचाने। ये प्रश्न देखिए एसएससी सीपीओ सेकंड शिफ्ट का 11/12/2025 का प्रश्न है, और यही प्रश्न सेम एसएससी स्टेनो 8/8/2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा था। तो देखो जो प्रश्न यहाँ पर एसएससी स्टेनो में पूछ सका था, यानी कि एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछ सका था, वही की वही प्रश्न सेम उठकर एसएससी सीपीओ में आया। तो सोचो, यानी कि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, सोचो यहाँ पर रिपीट हुआ, और रिपीट एक नहीं बल्कि हर कोई प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो ये सेम प्रश्न, हालांकि आप आंसर की देख लेना, जब आंसर क्या है तो देख लेना, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो तो आप खुद चेक कर लेना, ठीक है, कि ये जो प्रश्न एसएससी स्टेनो में पूछा था वही की वही प्रश्न एसएससी सीपीओ में उठकर आया, वैसा की वैसा, और कितना आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न करें कि इनमें से विषम को पहचाने, यानी यहाँ पर अमेजन दिया है, नील दिया, और गंगा दिया, और एवरेस्ट दिया, और हमें यहाँ पर बताना कि इनमें से विषम कौन है। तो कितना आसान है, यहाँ पर सभी की सभी हमारे पास 3, जैसे अमेजन एक नदी है, नील एक नदी है, गंगा भी एक नदी है, लेकिन एवरेस्ट क्या है, एक पर्वत है, एवरेस्ट एक पर्वत है, तो यही इन तीनों से विषम है, यही विषम है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन रिपीट हो रहा, तो सोचो कि कितना आसान है।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ने क्या करा, प्रश्न ने करा कि कौन सा समूह अन्य से अलग है। ये भी सेम प्रश्न उसी शिफ्ट में जो एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न था, उस सेम एसएससी सीपीयू 11/12/2025 को ही पूछा था। और यहाँ पर भी आपको इनमें से विषम को पहचानना, मतलब 4 संख्या दी है और 4 में से एक अलग है, उसकी पहचान करना। तो इतना आसान है कि सीधा सीधा वर्ग दिया, आप आसानी से पता कर लोगे। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे 64 को, तो 64 क्या है, तो आपको वैसे 8 का वर्ग है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर देखा जाएगा तो सॉरी ये 4 का घन है। ठीक है, क्या है, ये 4 का घन है। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे 125 को, तो ये क्या है, तो ये 5 का क्या है, तो आप कहोगे ये हमारा 5 का घन है। ये क्या है, 5 का घन है। उसके बाद यहाँ पर 27 को देखेंगे तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 3 का घन है। लेकिन ये जो 100 है ये 10 का वर्ग है। तो यहाँ पर आपको विषम क्या दिख रहा, जैसे ये हमारा क्या है, घन है, ये घन है, ये भी घन है। लेकिन जो हमारे पास 100 है, ठीक है, ये 100 है, ये क्या है, ये 10 का वर्ग है, बाकी सब घन है, ये वर्ग है। तो यही वाला हमारा यहाँ पर विषम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो देखो रिपीट हुए प्रश्न, बाकी और भी रिपीट प्रश्न हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उतना ही बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं सारा ही बता दूंगा तो आप पूरी तरह से पैटर्न को समझ लोगे, फिर बाद में हो सकता है कि मेरे वीडियो पे इफेक्ट पड़े। हो सकता है, वैसे तो नहीं पड़ेगा मुझे लग रहा, लेकिन हो सकता है। ठीक है, वैसे आपका सपोर्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्रश्न देखिए, प्रश्न ने क्या कहा था, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। प्रश्न ने कहा कि कोडिंग नियम के अनुसार सम अंक समाप्त होने वाले रोल नंबर बेस 1 है और विषम अंक पर समाप्त होने वाले रोल नंबर बेस 2 है के 2 के है। तो 1 और 2 के रोल नंबर की पहचान करें। मतलब प्रश्न कैसा है यार, कैसे समझेंगे, यहाँ पर हमें पहचान करना है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे देखेंगे कि CD, उसके बाद EF, उसके बाद AB और यहाँ पर GI, मतलब GH होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर F है, तो ये वाला सही जवाब करके आप लगा के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न ऐसा कहा ही नहीं कि आपको यहाँ पर अलग देखना है। प्रश्न ने यहाँ पर हमें रोल नंबर में एग्जाम्पल दिया है। कैसे, देखिए जैसे इसका ये कहना है कि कोडिंग नियम के अनुसार सम अंक पर समाप्त होने वाला रोल नंबर बेस 1 है, मतलब सम अंक पर समाप्त होने वाला। तो सम अंक पर समाप्त होने वाला कौन सा विकल्प है, यानी कि बेस 1 मतलब पहला वाला। तो ये वाला तो विषम पे हो रहा है और ये वाला भी विषम पे हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते, पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद आगे इसका कहना कि और विषम अंक पर समाप्त होने वाला रोल नंबर 2 बेस 2 का। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, विषम पर समाप्त होने वाला, मतलब जो दूसरा है वो विषम पे समाप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सम पे समाप्त हो रहा, तो ये भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर है। तो केवल हमारा यहाँ पर बचा बी वाला, तो यही वाला सही जवाब हो और स्टेनो ने इसी को सही जवाब माना। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ने करा कि बेस 1 और बेस 2 के रोल नंबर की पहचान करें, तो यही ऐसा है जो सम पे समाप्त हो रहा है, विषम पे समाप्त हो रहा है, बाकी नहीं हुए हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ के सोल्व करें। प्रश्न को पढ़ना जरूरी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हर वीडियो में मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ पूरी तरह से, ताकि आपकी आदत हो जाए। वैसे मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि आप यहाँ पर ये वाली गलती कर सकते थे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले ऑप्शन नंबर डी लगाया था, तो इसी गलती हो जाती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपसे गलत ना हो, गलती ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमें रीजनिंग आती है, हमारी रीजनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन पता है वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर वो आते हुए प्रश्न को भी गलत कर देते हैं। और आपको पता है कि मान लो GD में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन में आपको पता है कि हर कोई इंसान 16 से 17 क्वेश्चन तो यूं ही नॉर्मली कर देगा। बस वहाँ पर जो 3 से 4 क्वेश्चन बचते हैं वही सबसे टफ होते हैं, और उन्हें ही करना सबसे बड़ी मेहनत कहलाता है, या फिर सबसे बड़ी प्रैक्टिस होती है। और उसी 3 से 4 क्वेश्चंस के लिए हमें डेली प्रैक्टिस या फिर डेली हमें पढ़ना होता है। ठीक है, बाकी हालांकि क्वेश्चंस को हर कोई कर देता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर यहाँ पर 5 - 3 = 8 और 7 - 2 = 9, तो 9 - 4 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। इतना आसान प्रश्न, और ये एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रश्न है। हालांकि एसएससी स्टेनोग्राफर भी कोई छोटा एग्जाम नहीं है, ये भी अच्छा ही एग्जाम है। ठीक है, लेकिन सोचो कि एडीक्यूटी का जो पैटर्न है कितना आसान है। बस इसमें थोड़ा सा लॉजिकली है कि हमें सोचना पड़ सकता है किसी किसी क्वेश्चन पे, क्योंकि जो टीसीएस का पैटर्न है उससे ये हटकर ही दिया है।
तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 20 में है से, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें यहाँ पर देखना है कि 8 कैसे लिखा है और यहाँ पर 9 कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या बताने के लिए इनको प्लस करेंगे। तो 9 और 4 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 13 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस मैं आपको यहाँ पर ये मत कहना कि इतने सरल प्रश्न आ रहे हैं, आए हुए प्रश्न है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। हालांकि मैं मेरे प्रैक्टिस सेट में उतने सरल प्रश्न नहीं करवाता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं एक कदम सोचता हूँ कि थोड़ा सा हम आगे चले तो इससे जो सरल प्रश्न आए उसे आप देखते ही सोल्व कर दो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ये अगर ए को 2 और यहाँ पर बी को 4, यानी कि यहाँ पर ये कैपिटल है, ठीक है, और स्मॉल ए को 11 और स्मॉल बी को 12, यानी कि बड़े और छोटे अक्षरों के पैटर्न का अनुसार करते हुए, मतलब अनुसरण करते हुए के रूप में कोड किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एच आई के लिए कोड क्या होगा, यह हमें प्रश्न पूछा। अब देखिए, ये प्रश्न कभी आपने बुक में देखा था ऐसा नहीं, क्योंकि ये नया पैटर्न वाला प्रश्न है। तो ये एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रश्न है और नया पैटर्न है। आप इसे कैसे समझना, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे इसने कहा कि ए को 2, यानी कैपिटल ए को 2 और यहाँ पर कैपिटल बी को 4, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल का लॉजिक देखेंगे। तो ए 1 नंबर पे आता है एबीसीडी में और उसका 2 गुना करेंगे तो 2, और बी हमारा एबीसीडी में 2 नंबर पे आता है और उसका 2 गुना करेंगे तो 4। ये वाला हमें लॉजिक दिख रहा है। तो यहाँ पर एस हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है, और 8 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 होना चाहिए। हालांकि 16 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम पूरा चेक करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर 16 का पता कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर किया। अब हम यहाँ पर स्मॉल का देखते हैं। क्यों स्मॉल का, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल है, ठीक है, ये छोटा आई है। अब स्मॉल में ए कितने नंबर पे आता है, तो ए आप कहोगे 1 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है। 11 कैसे बनाया, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी 1 लिखा है, यहाँ पर 12 मतलब 1 पहले लिखा है। जैसे ए हमारा 1 नंबर पे आता है तो उसे पीछे लिखा है, और 1 को वैसे ही यूं ही आगे लिख दिया, ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से। सेम तरीके से बी हमारा 2 नंबर पे आता है तो यहाँ पर 2 लिखा है, और 1 को वैसे ही अपनी मर्जी से आगे लिख दिया, ठीक है। क्या करा, अपनी मर्जी से आगे लिख दिया है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से आई का भी बताएंगे। कैसे, देखिए, सबसे पहले आईएबीसीडी में कितने नंबर पे आता था, आप कहोगे आईएबीसीडी में 9 नंबर पे आता है, और जैसे इसने इसकी मर्जी से आगे 1 लिखा था तो यहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर एचआई का जो कोड होगा वो होगा 1619। 1619 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न आसान है, लेकिन इस पैटर्न को समझना थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपके लिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर देखिए, कथन दिया हमें और उसका यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। मतलब यहाँ पर कथन को हमें सबसे पहले समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कर रहा है हमें ये बताना है। कुछ लोग देखिए इन प्रश्नों को गलत भी करते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब भी आप कथन निष्कर्ष वाले प्रश्नों को सोल्व करो तो यहाँ पर क्या करना, कथन को आपको अपने पिता के समान मानना है, और जो निष्कर्ष है उसको पिता के दुश्मन के समान मानना है। बस मैं जस्ट ये एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप समझ सको, ठीक है। अब जैसे आपका पिता कहता है आप उनकी सुनते हो, तो यहाँ पर भी आपको कथन की सुनना ही होगा। और आपको पता है कि आपके पिता के बारे में अगर आपका पिता का दुश्मन अगर उसकी बुराइयां भी कुछ कर रहा है या कुछ गलत या सही बोल रहा है, तो आपको हमेशा आपका जो पिता का है उसकी सुनना। अगर वो सही करे तो सही और गलत कह रहे तो गलत। बस यही यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कथन को समझते हैं। कथन हमें पहला क्या करा कि कोई पेन पेंसिल नहीं है। मान लो ये पेन है, ठीक है, ये क्या है, पेन है, और इसका ये कहना कि कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, मतलब कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा पेंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ कि कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। अब दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ पर दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ पेंसिल इरेजर है, यानी कि कुछ पेंसिल जो है वो क्या है, इरेजर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ पेंसिल को इरेजर में बना लेंगे, ठीक है, कुछ पेंसिल इरेजर है, ठीक है। तो कुछ पेंसिल इरेजर है, तो यहाँ पर मैं ई बना देता हूँ। अब इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, कैसा कि जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ तो जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ पेंसिल पेन नहीं है, तो ये बात तो सही है कि यहाँ पर जो कुछ पेंसिल है वो पेन नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसा डायग्राम बना दूंगा, ठीक है, ये तो नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पेंसिल इरेजर है, तो कुछ पेंसिल इरेजर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ पेंसिल इरेजर होकर कुछ डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ये संभावना वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ई वाला मतलब डायग्राम ऐसा भी बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला है, ठीक है, ये या वाला है। अब देखिए
जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे इनके निष्कर्ष को, तो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है कि कुछ इरेजर पेन नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है पहला वाला कि कुछ इरेजर पेन नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ इरेजर पेन नहीं है। तो यहाँ पर हमें वैसे तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कोई भी इरेजर है वो पेन नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर कथन में अगर आपके पिता ने कहा ही नहीं, मतलब आपके पिता ने अगर किसी के बारे में अच्छा या बुरा कहा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बस आप यहाँ पर कहो कि हम ना तो इसको नहीं कह सकते और नहीं है कह सकते, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर कह रहा है कि कुछ इरेजर पेन नहीं है, तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हम एक नहीं कह सकते, तो ये गलत है, ठीक है। इसको भी गलत मानते हैं, इसको छोड़ो, अभी हम दूसरे पे जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि कोई पेन इरेजर नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी पेन इरेजर नहीं है। इसका कहना है कि कोई भी पेन, हाँ यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी पेन इरेजर नहीं है, तो हम कुछ कह सकते हैं लेकिन कोई भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि देखिए कोई पेन इरेजर नहीं है, तो कोई भी पेन इरेजर नहीं है ये हम नहीं कह सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कुछ इरेजर पेन नहीं है, तो यहाँ पर डायग्राम ऐसा भी बन सकता है कि कुछ इरेजर जो है पेन नहीं है, तो ये वाला हम कह सकते हैं। तो पहला वाला सही है और एडिक्विटी ने इसे ही सही माना है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम कोई नहीं ये तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ कह सकते हैं, मतलब संभावना में कह सकते हैं, इसीलिए पहला वाला सही होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे केवल एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया, ये प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न है। प्रश्न करा कि कथन से तार्किक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर हमें कोई अनुसरण कर रहा है या फिर पहला और दूसरा ऐसा नहीं दिया है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी से फल है और कुछ फल खट्टे हैं। अब इसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है कि जैसे ये 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसे ही समझेंगे कि इसका कहना कि सभी सेब, यानी यहाँ पर मैं सेब बना देता हूँ, जैसे ये जितने भी ये सेब है, ठीक है। इसका ये कहना कि सभी की सभी सेब क्या है, ये बोल रहा है कि सभी की सभी सेब क्या है, तो इसका कहना कि सभी की सभी सेब फल है, ठीक है। इसका कहना कि सभी की सभी सेब क्या है, फल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सभी की सभी सेब को फल के अंदर बना लेंगे। तो ये मैंने फल के अंदर बनाया। उसके बाद इसका कहना कि कुछ फल खट्टे हैं, इसका कहना कि कुछ फल खट्टे हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ फल को खट्टे में बना लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ फल खट्टे और खट्टे का मैं के लेता हूँ, तो ये जो कुछ फल है वो क्या है, ये खट्टे हैं, ठीक है। कुछ फल क्या है, खट्टे हैं। अब हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन सबसे अच्छा कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर जो पहला कह रहा है कि कुछ फल सेब, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ फल सेब नहीं है, नहीं भी हो सकते, ठीक है। ये कह रहा है संभावना कि कुछ फल सेब नहीं भी हो सकते हैं, तो कुछ फल सेब नहीं भी हो सकते, कुछ फल सेब नहीं भी हो सकते, ठीक है। इसको संभावना में तो इसे छोड़ो। उसके बाद दूसरे को देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ सेब फल नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ सेब फल नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ सेब फल नहीं है, तो हम सीधे सीधे नहीं कहेंगे, ठीक है। सीधे सीधे कह नहीं सकते कि कुछ सेब फल नहीं है, क्योंकि जब सारे के सारे सेब फल के अंदर है तो कुछ नहीं हम कैसे कहेंगे, कुछ नहीं है ये कैसे कह सकते, तो हम सीधे नहीं कह सकते, अभी इसको गलत मान लेते हैं। फिर तीसरे को देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सभी खट्टी चीज़ें फल है, कि जितनी भी खट्टी चीज़ें फल दिख रही नहीं, यहाँ पर तो कुछ है और हमें कुछ कहा था, तो ये तो सीधा की सीधा गलत है। उसके बाद डी को देखेंगे तो डी कह रहा है कि सभी सेब खट्टे हैं, इसका कहना है कि सभी सेब खट्टे हैं। क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी सेब खट्टे दिख रहे, जब हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहे, तो सभी कैसे हो सकते हैं, इसीलिए ये भी गलत है, ठीक है। ये भी गलत है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन कौन सा वाला सही मानेंगे कि जो यहाँ पर संभावना हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, ये वाला हम सही मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर हमें संभावना दी है और एडिक्विटी ने इसे ही सही माना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़े और निष्कर्ष निकाले। अब यहाँ पर ऐसा है कि जो मानसिक अभिरुचि यानी कि हम मेंटल एप्टीट्यूड कहते हैं, उस प्रकार के प्रश्न अभी हाल ही में एसएससी पूछ रही है, तो उसकी आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि मैं बता दूंगा कि मानसिक अभिरुचि में आपको कैसा क्या सोचना है, क्योंकि जैसे एक प्रश्न अभी पूछा था कि मान लो कि शहर में मतलब एक हमें ग्रेट उड़ जाती है, ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर की ग्रेट उड़ जाती है, तो हमें शहर या गांव की बिजली में कटौती करना होगा। तो कटौती करना होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे कटौती करना होगा तो किस जगह की लाइट को हम ऑफ करेंगे, ठीक है, किस जगह की लाइट को ऑफ करेंगे ये हमें बताना था। क्या मतलब किस जगह की लाइट को हम ऑफ करेंगे, तो वही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर तो हमें कथन को समझ के बताना होगा कि जैसे कथन क्या कह रहा है,
कथन यहाँ पर कह रहा है कि सरकार को 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसका कथन का ये कहना है कि सरकार को 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, अब निष्कर्ष को हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये वाला एक बार और समझ लीजिए कि सरकार को 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है। अब इसके बारे में निष्कर्ष को पढ़िए। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चों का मूल अधिकार है। तो ये बात सही है कि कथन के हिसाब से ये सही है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है, इसलिए 14 वर्ष तक की आयु को सभी बच्चों को निःशुल्क करना चाहिए। तो पहला निष्कर्ष सही निकल रहा है। दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि बड़ी संख्या में बच्चे बुनियादी शिक्षा से वंचित है। ये बात भी सही है कि बड़ी संख्या में बच्चे बुनियादी शिक्षा से वंचित है, इसीलिए तो वो कह रहा है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो दोनों की दोनों निष्कर्ष यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा और ये भी हमारा स्टेनोग्राफर का ही प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न में उल्लेखित व्यक्तियों के बीच सही संबंध पहचानें। मतलब ये हमारा रक्त संबंध का ही प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि रीता दीपा की माँ है, दीपा अमन की बहन है, अमन कबीर का पिता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि रीता कबीर से किस प्रकार संबंधित है, यह हमें प्रश्न पूछा है। यह हमारा ब्लड रिलेशन का ही प्रश्न है, बस प्रश्न को बड़ा कर दिया, पूछने के तरीके थोड़े से चेंज कर दिए, बाकी उसी तरीके से हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले इसका कहना है कि रीता दीपा की माँ है। जो रीता है वो दीपा की माँ है, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ जैसे ये रीता है। ठीक है, रीता एक लड़की है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ माइनस लगा देता हूँ। रीता दीपा की माँ है, दीपा की माँ है मतलब दीपा नीचे आ जाएगी, और दीपा भी लड़की है तो यहाँ पर भी माइनस लगा देता हूँ। उसके बाद दीपा अमन की बहन है। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे मैं रीता नहीं लिख रहा हूँ, इसको दीपा मतलब डी और रीता मतलब आर बना रहा हूँ। और दीपा अमन की बहन है, ये अमन की बहन है, तो क्या करेंगे अमन को इसके पास लिखेंगे, ये अमन एक लड़का है तो प्लस लगा देता हूँ। अब दीपा अमन की बहन है, उसके बाद आगे कह रहा है कि अमन कबीर का पिता है। जो अमन है ये कबीर का पिता है, इसका मतलब ये है कि कबीर नीचे आ जाएगा, तो अमन क्या है कबीर का पिता है, तो ये कबीर हो गया। ठीक है, ये भी एक लड़का है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है रीता कबीर से किस प्रकार संबंधित है। जो रीता है ये कबीर से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि कबीर की रीता क्या लगेगी। तो आप कहोगे कबीर की रीता क्या लगेगी, तो आप कहोगे ये कबीर है। ठीक है, मतलब ये आप खुद हो, आप खुद कबीर हो, और आपका ये कौन है पिता है, और ये अगर दीपा की ये माँ है तो आपकी भी माँ ही होगी, मतलब आपके पिता की भी माँ ही होगी, इसकी भी माँ होगी एक की। तो अगर आपके पिता की माँ कौन है रीता है, तो आपके पिता की माँ आपकी क्या लगती है, तो आप कहोगे अपने पिता की माँ अपनी कौन लगती है, दादी लगती है। ऑप्शन में दे दी, देखिए दादी कहाँ पर है, तो यहाँ पर दादा दिया है, हालांकि यहाँ पर दादी होना था, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे, वो भी उसी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अगर ए बी का भाई है और बी सी की माँ है तो ए का सी से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न पूछा है। हाँ, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो सिंपल सी बात है कि जो ए है ये क्या है, ये बी का भाई है। ठीक है, ए जो है क्या है बी का भाई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी का भाई है तो ए बी का भाई बना लेंगे। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि और बी सी की माँ है, जो बी है ये सी की माँ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे सी को नीचे लिखेंगे, ये माँ है तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, बी सी की माँ है। अब प्रश्न कह रहा है कि ए का सी से क्या संबंध है, तो सिंपल सा है कि सी का ए क्या लगेगा। ठीक है, तो सी का ए क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए सी खुद है। ठीक है, अब सी खुद है, आप खुद को लीजिए, और ये आपकी माँ है कौन, बी, और आपकी माँ का भाई आपका क्या लगेगा, तो आप कहोगे हमारी माँ का जो भाई होता है हमारा क्या लगता है, मामा लगता है। तो ऑप्शन नंबर में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो एडुकेटिव बहुत आसान प्रश्न पूछ रही है वैसे रीजनिंग में, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी है वो मैं आपको करवा दूंगा, और जो मैं मैराथन का कहा था एसएससी 2026 को लेकर उसे जरूर देखना। ठीक है, अगर आपने उसे पूरा कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पर मैं नए पैटर्न के प्रश्नों को करवा रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कितने रेपर पेन नहीं है। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ आकृतियाँ हैं, यहाँ पर पैटर्न समझा है कि उस आकृति के अंदर जो भी संख्या वो अपने आप में है। ठीक है, कैसे है देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये व्रत है, व्रत के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या है, पेन है। और यहाँ पर हमारे पास रेपर है, रेपर के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या है, रेपर है। और यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, तो ये हमारे पास आयत है, आयत के अंदर जितने भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में टायर है। ठीक है, ये कह रहा है। अब प्रश्न का कहना ये है
कितने रेपर पेन नहीं है, इसका कहना है कि कितने रेपर पेन नहीं है। तो पेन वाला डायग्राम कौन सा, ये वाला है। और इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी नहीं लेंगे, क्योंकि इसने कहा कि कितने रेपर पेन नहीं है। पेन नहीं, इसका मतलब 3 को और 4 को लेंगे ही नहीं। अब हमें यहाँ पर कितने रेपर पेन नहीं है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कितने रेपर जो कि पेन नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे कि कितने रेपर पेन नहीं है। तो कितने जो रेपर है वो पेन नहीं है, तो आप कहोगे कि जहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो 6 भी पेन नहीं है और 12 भी पेन नहीं है, दोनों की दोनों पेन नहीं है, तो इनको दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 18 हो रहा है। 18 रेपर ऐसे है जो पेन नहीं है। बाकी आप ये मत करना कि ये जो 12 ये टायर के अंदर है, इसने टायर का कुछ कहा ही नहीं तो हमें उसका लेना ही नहीं है। ठीक है, उसके कोई मतलब नहीं रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर 18 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये प्रश्न मैंने हालांकि अभी नए पैटर्न के हिसाब से ले लिया हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये नहीं मेंशन किया कि एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5 छात्र पी क्यू आर एस और टी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। पी क्यू के ठीक बाईं ओर है और आर पी मतलब आर पी और एस के बीच में है, तो टी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। एक वृत्त में बैठे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या है, 5 छात्र हैं, पी क्यू आर एस और टी केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत में बैठे। इतना तो आपको पता होगा कि व्रत में बैठे मतलब ये गोल गोल आकृति पे बैठे हैं। ठीक है, ये व्रत में बैठे हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आगे पढ़िए, आगे ये कह रहा है कि पी क्यू के ठीक बाई ओर है। जो P है ये Q के ठीक बाई ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं P को बैठा देता हूँ, ये P है और P Q के ठीक बाई मतलब दाईं ओर है। ठीक है, दाईं ओर है, इसका मतलब ये कि Q को यहाँ पर बिठाएंगे तो ये इसकी दाईं ओर हो जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि R P और S के बीच है। आर जो है पी और एस के बीच है, तो पी कहाँ पर, यहाँ पर है और आर यहाँ पर बिठा देंगे। आर जो है पी और एस के बीच में, तो यहाँ पर आर पी और एस के बीच में हो गया है। उसके बाद 5 लोग हैं तो एक टी बचा, तो टी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि टी को किसी ने कहा नहीं था कि यहाँ पर बिठाना कि वहाँ पर बिठाना, तो इधर ही बिठा देंगे कि इनके बीच में तो हो नहीं सकता है। अब इसका ये कहना कि टी के बाएं ओर कौन बैठा है, टी के बाएं ओर कौन बैठा, तो टी के बाएं ओर हमें कौन सा दिख रहा है, तो टी इस साइड घूम के बैठा है, इसका मतलब टी के बाएं ओर एस बैठा है। तो एस ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बैठक अवस्था का प्रश्न है, तो ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर का ही प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब यहाँ पर एक समीकरण है, इस समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न है और यहाँ पर हमें कोई चिन्ह चेंज करना या ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सा कुछ कहा ही नहीं, सीधे सीधे कह रहा है। तो आपको यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं करना है, बस समीकरण को सोल्व करो और आंसर बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण को सोल्व करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर 8 बार में जाएगा, 9 8 72। उसके बाद गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार में 12 आ जाएंगे, 4 3 12। ठीक है, ये गुणा कर लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, -15। ठीक है, -15 और प्लस का 12। अब यहाँ पर हम सबसे पहले माइनस भी करते हैं, तो यहाँ पर माइनस कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, 15 में से 8 को घटाएंगे 7, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो -7, फिर +12 कितना हो जाएगा, +12। फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे 12 में से 7 जाएगा। ठीक है, 12 में से अगर 7 जाएगा तो आपको पता है यहाँ पर कितना बचेगा, तो 12 में से 7 जाएगा मतलब 5 बचेगा, लेकिन प्लस का 5 बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, तो 5 ऑप्शन में देखेंगे तो सी में दिया है, तो यहाँ पर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको बोर्ड मार्क्स तो आता ही होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर भाग दिया, तो भाग देने पर 8 बार में गया, ऊपर से हमने -15 उतारा, 15 उतारने के बाद हमने प्लस भी उतारा, फिर हमने यहाँ पर गुणा सीधा करा तो 4 3 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले जोड़ना होता है। ठीक है, माइनस से पहले जोड़ना होता है तो हम जोड़ भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाले को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तब भी यहाँ पर माइनस का, इसका मतलब यहाँ पर 8। ठीक है, यहाँ पर 8 तो वैसा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस ही लगेगा, और 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3 आएंगे। कितना आएंगे, 3। और अब यहाँ पर माइनस का ही है तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितने बचेंगे, अभी भी हमारे पास 5 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि जस्टिस शब्द के प्रत्येक अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न, 2025 वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए,
ऐसा जब भी आपको मिले तो सबसे पहले क्या करना, जस्टिस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे यहाँ पर हमारे पास JUSTICE है, तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे इनमें सबसे पहले ABCD में C आता है। C के बाद यहाँ पर कौन आएगा इनमें से, तो E आएगा, तो E को ले लेते हैं। E के बाद यहाँ पर कौन आएगा, तो I आएगा, तो हम I को ले लेंगे। I के बाद यहाँ पर कौन आएगा, तो J आएगा, तो यहाँ पर हम J को ले लेते हैं। J के बाद यहाँ पर कौन आएगा, तो J के बाद हमारे पास यहाँ पर I हो गया TSU, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, हमारे पास S आएगा, S के बाद T आएगा, T के बाद लास्ट में U आएगा। ये 6 लेटर है, यहाँ पर भी 6 लेटर, सॉरी यहाँ पर कितने 7 हो गए, ठीक है। ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। इसके बाद इसका कहना है कि देखिए इसका कहना है कि इस प्रकार नए अक्षर समूह के बाएं से दूसरे इस अक्षर, बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा है, तो बाएं से जो दूसरा अक्षर हमारा ई है, ठीक है, बाएं से दूसरा अक्षर और दाएं से चौथा अक्षर के बीच, दाएं से चौथा अक्षर हमारा जे है, तो इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम मतलब श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे, ये प्रश्न पूछा है। तो मैं यहाँ पर ई और जे के बीच में बताना, ई और जे के बीच में, तो ई और जे के बीच में क्या क्या है, तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ के बाद क्या आता है, तो एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई आता है, ठीक है। तो इसके बीच में ये इतने लेटर है, कितने लेटर, तो ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई है, ठीक है। तो ये इतने लेटर है। अब कितने हैं, तो 4 है। हमें यहाँ पर बीच का पूछा है, यहाँ पर ध्यान रखना, हमें बीच का पूछा तो हमें केवल बीच का ही बताना है। अंतर होता तो 5 का होता है, लेकिन बीच का पूछा तो बीच के 4 है, तो ऑप्शन में 4 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। और मैंने आपको क्या कहा था कि हम मैराथन के लिए वेट करेंगे या हम वेट कर रहे हैं, मैंने कमेंट करने के लिए कहा था। अगर आप भूल भी गए हो या उस टाइम कमेंट नहीं किया होगा तो आप अभी कमेंट कर देना कि हम मैराथन के लिए वेट कर रहे हैं, आप मैराथन कर लाइए, हम वेट कर रहे हैं, ठीक, इतना कमेंट कर देना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सबसे उपयुक्त आकृति की पहचान कीजिए। ये एसएससी स्टेनोग्राफर का ही प्रश्न है, ये सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आकृति श्रृंखला का प्रश्न, हम इस पैटर्न को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम इस पैटर्न को समझते हैं तो यहाँ पर इस बिंदु को देखेंगे कि ये बिंदु इस कोने पे, अगले में भी उसी कोने पे रहा, लेकिन अगले में जाके नीचे हो गया। इसका मतलब ये कि अगले आकृति में भी ये इसी साइड नीचे ही होगा, तो यहाँ पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर ही होना चाहिए, वैसा कि वैसा, क्योंकि बिंदु एक बार वैसा कि वैसा रहा, तीसरी बार में हटाए तो चौथी बार में वैसा ही रहेगा, पांचवी बार में इसका स्थान चेंज हो जाएगा। तो अभी तो यहीं पर होना चाहिए। अगर यहीं पर होना चाहिए इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये वाला और ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं हो सकता, 2 को हम हटा सकते हैं। उसके बाद हम नीचे वाले पैटर्न को समझते हैं। नीचे वाला जैसे ये वाला आगे जाके वहीं रहा, फिर अगले में इधर हो गया, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी वैसा ही यहाँ पर रहेगा। अगर यहाँ पर रहेगा इसका मतलब ये दोनों में है, तो दोनों में तो हालांकि ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है 3 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 4, मतलब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 4 4 4, इसका मतलब यहाँ से क्या होना चाहिए, तो 4 ही होना चाहिए क्या, तो 4 ही भी होना चाहिए, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 3 है, तो हम फिर पैटर्न को कैसे पूरा करें। अगर यहाँ पर 3 है तो हमें पैटर्न तो पूरा करना होगा, तो फिर हम एक छोड़ के एक देखेंगे, क्योंकि पैटर्न को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, क्योंकि 4 ही भी होना चाहिए आगे या फिर 5 भी, तो इसीलिए हम पैटर्न को पूरा समझेंगे। तो एक छोड़ के एक देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या हुआ 4 हुआ, मतलब यहाँ पर कितना +1। अब यहाँ पर कितने 4 है, तो आगे जाके यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आगे जाके हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास कितना होना चाहिए, तो 1 प्लस हो जाएगा तो 5 होना चाहिए। इस कोने पे था, इसी कोने पे, इस कोने पे, तो अभी आगे वाला भी उसी कोने पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोना चेंज हुआ था, इसका भी कोना चेंज हुआ है। तो यहाँ पर कितने 5 होंगे, तो 5 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ए नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला, क्योंकि सही पैटर्न समझना जरूरी है, ये जरूरी है कि हमने पैटर्न को कैसे फॉलो किया, क्योंकि यहाँ पर +1 था, यहाँ पर भी हमने +1 कर लिया, क्योंकि 3 से 4, यहाँ पर 4 से 5, इसने इस कोने से इस कोने को बदला, तो हमने भी इस कोने से इस कोने को बदला, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर का ही प्रश्न है। ये शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार चाकू का संबंध काटना से, तो उसी प्रकार कलम का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ, और बाकी मैंने कहा कि हम मैराथन के लिए वेट करेंगे या कर रहे हैं, तो ये भी मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, मैंने नए पैटर्न के आपको क्वेश्चंस बताए हैं, एडुकेटिव पैटर्न पे क्वेश्चंस बताए, तो ये वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा मुझे कमेंट कर देना, और ये कमेंट जरूर करना
कि हम मैराथन के लिए वेट कर रहे हैं, ये जरूर कमेंट करें, ठीक है। बस इतना मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और लाइक जरूर कर लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।